हेलो बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन क्या है और इसकी जो एप्लीकेशन है उनको हम किस तरह से समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। सर्कुलर मोशन, जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, किसी सर्कल की बनावट वाले पाथ पर मूव करता है, तो पार्टिकल के ऑब्जेक्ट के इस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन दो तरह का है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखते हैं सर्कुलर मोशन की जो एप्लीकेशन है उनको देखते हैं। सर्कुलर मोशन, मोशन और सर्कुलर मोशन में दो टाइप के मोशन होते हैं। एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहला हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन समझते हैं। पहले तो सर्कुलर मोशन, फिर इसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर इसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है, फार्मूले, डेरिवेशन है, उनको पढ़ते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है इस तरह से, और इस सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ पर कोई भी पार्टिकल है, ये कोई लड़का है इस तरह से। ये मैदान बना हुआ है, ग्राउंड है, और ग्राउंड इस तरह से सर्कुलर है, इसकी रेडियस आर है, और ये लड़का इस ग्राउंड में दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है। तो ये लड़का सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि ये लड़का सर्कल वाले पाथ पर, सर्कल की बनावट वाले पाथ पर मूव कर रहा है, इसलिए ये लड़का सर्कुलर मोशन कर रहा है। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये लड़का है, इसके हाथ में एक रस्सी है और यहाँ से कंकड़ बांध रखा है, कोई किसी भी पिंड को बांध रखा है, किसी पार्टिकल को बांध रखा है, और इस तरह से चारों ओर घुमा रहा है। तो ये पार्टिकल जो स्टोन इसमें बंधा हुआ है, इस स्ट्रिंग में बंधा हुआ है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। और एग्जांपल देखते हैं। तुमने देखा होगा गाड़ी किसी रास्ते में मोड़ के समय, जब गाड़ी टर्न होती है उस समय वो गाड़ी सर्कुलर मोशन करती है, थोड़ी देर के लिए, हमेशा नहीं। जितने टाइम के लिए वो मुड़ती है उतने टाइम के लिए सर्कुलर मोशन करती है, फिर रास्ता बिल्कुल सीधा आ जाता है, फिर से वो लीनियर मोशन करने लगती है। लेकिन जितने टाइम के लिए गाड़ी मोड़ के समय मुड़ती है, मोड़ के समय मुड़ रही है, मोड़ के स्थान पर मुड़ रही है, उतने टाइम के लिए, उतने टाइम के लिए वो गाड़ी जो है सर्कुलर मोशन करती है, जितने टाइम के लिए वो मुड़ रही है। फिर इसके बाद फिर अगर सड़क सीधी है और स्ट्रेट लाइन में है तो फिर बाद में वो लीनियर मोशन करेगी, लेकिन इस टाइम तो वो सर्कुलर मोशन कर रही है, क्योंकि इतना जो है पाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है इतना तो सर्कुलर है। इसलिए ये गाड़ी इतनी देर के लिए, जितनी देर ये मुड़ रही है उतनी देर के लिए तो सर्कुलर मोशन कर रही है, क्योंकि इसका जो पाथ है ये पाथ सर्कुलर है। तो ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं करेगा कि मैं कौन सा मोशन कर रहा हूँ, ये पाथ डिसाइड करेगा कि पार्टिकल कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है। क्योंकि पाथ सर्कुलर है इसलिए ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर पाथ लीनियर होता, इस तरह से होता, अगर पाथ लीनियर होता इस तरह से, तो फिर यही गाड़ी फिर तो सर्कुलर मोशन नहीं करते, फिर तो लीनियर मोशन करती, क्योंकि इसका पाथ लीनियर है। तो ध्यान रखना, पाथ डिसाइड करेगा, ऑब्जेक्ट, बॉडी, पार्टिकल जिस पाथ में ट्रेवल कर रहा है उस पाथ की डिजाइन डिसाइड करेगी कि वो बॉडी किस टाइप का मोशन कर रही है। यहाँ पर सर्कुलर मोशन है।
एग्जाम्पल दो चार और देखते हैं। अभी हम लोग सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर इसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इसको भी पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लिए कि सर्कुलर मोशन है क्या। एक दो एग्जाम्पल और देख ले। आपको पता है क्या, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इधर गया, ये बार 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 कंटिन्यू इस न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, तो मैं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है। कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, कुछ ना कुछ तो, भले ही जीरो हो लेकिन है तो जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो है, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगी, तो ये हम बाद में चर्चा करेंगे कि इनकी एप्लीकेशन क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी कितनी है। अभी तो हम देख रहे हैं कि कौन सा पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा और कैसे करेगा, बस इतनी बात अभी समझ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल, जैसे ये सन है और ये अर्थ की ऑर्बिट है, तो ये अर्थ इस सन के अराउंड सर्कुलर मोशन करती है और अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन करती है। दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो भी इसी तरह से सन के अराउंड मूव करते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट पर। तो ये हम कह सकते हैं कि इनकी जो ऑर्बिट है वो सर्कल की बनावट जैसी है और ये सभी प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। हालांकि सभी ऑर्बिट इनकी सर्कल की बनावट जैसी नहीं होती हैं, कुछ फ्लैट होती हैं, पैराबोलिक होती है, इलिप्स की बनावट में होती हैं। लेकिन अगर हम रफली समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। घड़ी में कुछ ऐसी बातें होती हैं, उनको देख लेते हैं। घड़ी में ये घड़ी है, यहाँ पर 12 है, इधर 6 है, और ये जो स्केल बनी हुई है, ये स्केल ये इस तरह से बार बार इस तरह से मूव कर रही है, बार बार इस तरह से मूव कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्केल है, घड़ी की जो स्केल है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है, बार बार इस तरह से। जो इसका पाथ दिख रहा है आपको, ये सर्कल जैसा दिख रहा है, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन है। कितनी वेलोसिटी है, कितनी इनका एंगुलर स्पीड कितनी है, बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम समझ लें कि कैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये लीनियर कर रहा है या प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पहचानेंगे, उनको पहले देख ले हम। और एग्जाम्पल, पेंडुलम में, ये हमारे पास पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग हो गई पेंडुलम की, ये पेंडुलम बॉब हो गया, और इसको अगर हम इस तरह से मूव कराएं, 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 कैसे मूव कराएं? ये है हमारे पास पेंडुलम, ये पेंडुलम की स्ट्रिंग हो गई, ये पेंडुलम बॉब हो गया, यहाँ से पेंडुलम बंधा हुआ है, और ये पेंडुलम की इसकी मेन पोजीशन है, और ऐसे मूव कराएं अगर, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ध्यान रखना। ये फिर सर्कुलर मोशन नहीं है, ये तो ऑक्सीलेशन है, ये तो ऑक्सीलेशन है। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से मूव कराएं, ये, तो ये सर्कुलर मोशन है, ये इस तरह से, ऐसे, तो ये सर्कुलर मोशन है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। इस टाइप का जो मोशन होगा, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा। और अगर ये मोशन हो रहा है तो ये ऑक्सीलेशन है, लेकिन अगर इस टाइप का मोशन हो तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इस तरह से, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस तरह से। तुमने झूला देखा होगा, राहट जिसे कहते हैं, ऊपर नीचे जाता है, इस तरह से बना होता है, ऐसे यहाँ पर ये बंधा होगा, स्टैंड लगा होगा, ये स्टैंड, यहाँ पर आदमी ऐसे बैठे रहते हैं इस तरह से। अभी तुम देखते हो कि ये इस तरह से जाता है, फिर ये नीचे आता है,
ऐसे ऐसे घूमता रहता है जी। तो ये जिस टाइप का मोशन हो रहा है, इस मोशन को हम कह सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। अगर कोई पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड कंटिन्यू मूव करता है, तो पार्टिकल के इस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। तो ये सर्कुलर मोशन है। फिर इसके बाद हम सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं। देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो जरा, अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल किसी टाइम यहाँ पर होगा, इधर जाएगा, किसी टाइम यहाँ पर होगा, इधर जाएगा, किसी टाइम यहाँ पर होगा, इधर जाएगा, यहाँ पर होगा, इधर जाएगा। तो हमें ये दिख रहा है कि हर एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, यानी पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन हर जगह पर चेंज है। पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी मोशन की डायरेक्शन हर जगह पर चेंज है। देखो तो, अभी इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। लेकिन अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह पर सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैं कहूँगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर सर्कुलर मोशन के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन तो वैसे भी चेंज होगी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्पीड है, वो हर पॉइंट पर सेम है, कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल किसी सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मीन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो तो हर जगह पर चेंज ही होगी, उसमें कोई शंका नहीं है। ये हमारे पास पाथ है और यहाँ पर कोई वैन है, इधर की तरफ जा रही है, ये अभी यहाँ पर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, फिर यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकेंड है, देखो भैया डायरेक्शन तो चेंज हो गई, डायरेक्शन पहले ये थी, डायरेक्शन अब ये हो गई, तो मोशन की डायरेक्शन तो भाई चेंज ही होना है सर्कुलर मोशन में, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, मोशन की डायरेक्शन तो चेंज ही होनी है। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है हर जगह पर, स्पीड अगर कांस्टेंट है, पार्टिकल की स्पीड हर जगह पर कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, यानी कोई पार्टिकल वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करेगा। इस तरह से मूव कर रहा है, ये यहाँ पर है, इधर गया 10 मीटर पर सेकेंड, इधर आया, चेंज हो गई कुछ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, कुछ चेंज हुआ, यहाँ पर कुछ और, इस तरह से है। ये पार्टिकल इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, इधर आया 2 मीटर पर सेकेंड से, इधर आया 3 मीटर पर सेकेंड से, इधर आया 4 मीटर पर सेकेंड से। तो तुम्हें क्या दिखा? तुम्हें ये दिखा कि डायरेक्शन तो हर जगह पर चेंज ही हो रही है, मोशन की डायरेक्शन, लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है।
कहीं पर 4 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ, कहीं पर 5 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ, कहीं पर 2 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ, कहीं पर 3 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ। तो हर जगह पर स्पीड की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। यानी पार्टिकल अगर वेरिएबल स्पीड के साथ किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो हम कहेंगे वो पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर हम कहें कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर वो सर्कुलर मोशन करेगा तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये दोनों में डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। इसमें स्पीड हर जगह पर अलग अलग हो सकती है, यहाँ पर हर जगह पे स्पीड सेम होगी। डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है क्योंकि सर्कुलर मोशन है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले, लीनियर, एंगुलर, फिर इसके बाद हम इनकी वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंट एक्सीलरेशन, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। समझते हैं लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को पढ़ेंगे हम लोग। पहले तो लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई पार्टिकल है इस सर्कल में मूव कर रहा है, मूव करने दो भैया। ये हो गई एक्सिस हमारी, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई और माइनस एक्स, ये प्लस एक्स है। और ये हो गया इस सर्कल का सेंटर, ओ हो गया। अब कोई भी पार्टिकल किसी टाइम पर यहाँ पर है, किसी टाइम यहाँ पर है, इसकी स्पीड v1 है t1 टाइम पर, तो एंगल हम देखेंगे कितना है, 0 एंगल है। फिर कुछ देर के बाद वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर आया, फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर आ गया। इस तरह से ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हमने देखा इसका पहला एंगल आ रहा है θ1, बाद वाला एंगल आया θ2, तो चेंज इतना हुआ। अरे भाई इतना ही तो चेंज हुआ एंगल में। तो ये हमारे पास जो आ रहा है, वैल्यू आ रही है एंगल की, इसे हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी एक सिंगल एंगल को ले लें, किसी एक सिंगल एंगल को ले लें। पार्टिकल अभी यहाँ पर है, कुछ देर के बाद यहाँ पर आ गया, तो ये जो एंगल आ रहा है इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इधर वाला इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एस, ये थीटा, ये इसकी रेडियस हो गई आर। अब आपको फार्मूला मालूम है कि एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, तो थीटा इक्वल टू आर्क एस डिवाइड बाई रेडियस आर। और अगर मैं एस इक्वल टू लिखता हूँ थीटा मल्टीप्लाई आर, और वेक्टर एस इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस थीटा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये हो गई लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई। और अगर इसे हम चेंज करके लिखना चाहें या इसी का हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, तो डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई आर डी एस डिवाइड बाई डी टी, ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एंगुलर जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ds बाई
dt इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी हो गई। यानी एंगुलर वेलोसिटी को हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है उस चेंज को हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। और टाइम के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल के लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, टाइम के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल के लीनियर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है उस चेंज को हम कहेंगे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v कहेंगे। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इसकी जगह ओमेगा इक्वल टू 1/r मीन रेडियस, इसकी जगह लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v, और एक बार इसे मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू 1/r v, यानी v इक्वल टू r ओमेगा, और इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो r क्रॉस ओमेगा, ऐसा कहेंगे। ये हमारे पास हो गई लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यहीं से बना लें हम लोग, किसका? एक्सेलरेशन का फार्मूला। कौन सा एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन। और कौन सा? एंगुलर एक्सेलरेशन। दो ही तो है, लीनियर और एंगुलर, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। इनको देखते हैं भाई। ये हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा, और इस इक्वेशन का v इक्वल टू आर ओमेगा जो इक्वेशन है इसका हम टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दें। क्या कर दें? डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डी वी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी आर ओमेगा। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो होगा, इसलिए इस टर्म का जीरो हो गया और एक टर्म बाहर आ गया, तो डी वी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, ऐसा हो गया। अब देखो भैया, हमारे पास जो dv बाई डी टी है, हमारे पास जो dv बाई डी टी है, dv बाई डी टी इक्वल टू dv बाई डी टी इक्वल टू a मीन लीनियर एक्सेलरेशन। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में लीनियर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों बातें। अगर ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, वही हाल इसका भी होगा, मीन डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में इसमें कितना चेंज आ रहा है उस चेंज को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। इनकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे मिटा देते हैं, बाद में फिर बना लेंगे। देखो जरा, देखो इसकी जगह a मीन लीनियर एक्सेलरेशन, a इक्वल टू 1/r, ऐसे तो है नहीं, 1/r नहीं है भाई, केवल r है, a इक्वल टू r, इसकी जगह है अल्फा, इसका वेक्टर फॉर्म वेक्टर a इक्वल टू r क्रॉस अल्फा, ये हमारे पास आ गई r क्रॉस अल्फा। और इसको अगर हम एक्सेलरेशन में, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे dv डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू r, इधर हो जाएगा हमारे पास d ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, और डिस्प्लेसमेंट की इनमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो d स्क्वायर s डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू r, इधर हो जाएगा d स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, और इसका वेक्टर फॉर्म लिखें तो d स्क्वायर s डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू r क्रॉस d स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बन गया लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन, ये फार्मूला बन गए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इनमें से
सर्कुलर मोशन हम कैसे समझते हैं, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट क्या है, और सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, उसे कैसे समझेंगे। इसे आप लिखें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, समझो जरा, समझो 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 समझो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन समझो समझो समझो। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन लिखेंगे भाई AC से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसे हम वेक्टर सिंबल से लिखेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसे देखते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन होता है जिसकी डायरेक्शन उस सर्कुलर मोशन के, उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होती है। जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन डेवलप होता है, और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर की ओर होती है। जो सर्कुलर पाथ है उसका जो सेंटर है उस सेंटर की तरफ होती है। उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। समझते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ है, कोई पार्टिकल यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी इधर है वेक्टर v, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, यहाँ पर ये इसका सेंट्रल है, AC इधर की तरफ है। पार्टिकल इधर आया, इधर मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी तो ये है लेकिन डायरेक्शन इधर है। किसकी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। पार्टिकल इधर आया, वेलोसिटी इधर है। ध्यान रखना, वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलोंग होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी और एक्सेलरेशन रेडियस के अलोंग होगा। रेडियस और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। तो ध्यान रखना, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, कहाँ? सेंट्रल की तरफ, ये O पॉइंट है, तो ये AC हो गया। ये इधर आया, वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, AC। तो आप ये ध्यान रखना कि जो AC होता है ये परपेंडिकुलर होता है किससे? वेलोसिटी के साथ, ये ध्यान रखना। इसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन यही है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, तो FC परपेंडिकुलर होगा किससे? V से। लेकिन AC और FC दोनों पैरेलल होंगे, दोनों ये सेम डायरेक्शन पर होंगे, AC और FC ये दोनों सेम डायरेक्शन पर होंगे। जैसे ये हमारे पास ये पार्टिकल है और ये इस तरह से इस सर्कल पर मूव कर रहा है। अभी यहाँ पर है, इधर जा रहा है, फिर यहाँ पर आएगा, इधर जाएगा, यहाँ पर आएगा, इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा। तो जाने दो, इसका ये सेंट्रल है, इस सर्कुलर पाथ का ये सेंट्रल हो गया। तो इस समय इसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है इधर है, इस समय एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर आएगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। तो एक्सेलरेशन हमेशा इसके सेंटर की तरफ होगा। ये इस सरफेस पर मूव कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है। इसकी अगर वेलोसिटी v है, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लिखेंगे v² डिवाइड बाई r, ऐसा लिखेंगे, v² डिवाइड बाई r लिखेंगे। और v इक्वल टू, हम इनके कई तरह के फार्मूले बनाते हैं। v इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f या 2 पाई बाई t, ये फार्मूले लिख लेते हैं। तो AC मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
वी की जगह आर ओमेगा यानी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर यानी ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला है। ए सी इक्वल टू ओमेगा की जगह 2 पाई एफ यानी 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर, एफ की जगह 1 बाई टी लिख दें तो हम लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। इस तरह से ये एक्सेलरेशन के फार्मूले बन गए। अब हम देखेंगे, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, फिर इसके बाद देखेंगे टेंजेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। टेंजेंट एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना है, जो टेंजेंट एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंट एक्सेलरेशन, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल इधर की तरफ गया, फिर इधर की तरफ गया। ये वेलोसिटी v1 है, ये v2 है। v1 वेलोसिटी t1 टाइम पर है, ये t2 टाइम पर है। ये इनका सेंट्रल हो गया, ये रेडियस हो गई, इस सर्कुलर पाथ की ये रेडियस हो गई। तो वेलोसिटी में चेंज देखें और टाइम में चेंज देखें। चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डेल्टा v यानी v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। चेंज ऑफ टाइम, टाइम में क्या चेंज आया, टाइम डेल्टा t, t2 माइनस t1। तो हम टेंजेंट एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट करेंगे, टेंजेंट एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t, यानी हम इसे कहेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, इस चेंज को ही हम, इस टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, इसे हम कहेंगे टेंजेंट एक्सेलरेशन। और टेंजेंट एक्सेलरेशन ध्यान रखना है वेलोसिटी के अलोंग होता है, टेंजेंट के अलोंग होता है, टेंजेंट के अलोंग होता है। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंट एक्सेलरेशन कितना होगा और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंट एक्सेलरेशन कितना होगा, देखते आओ भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अभी अभी मैंने बताया कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। वेलोसिटी v इधर, वेलोसिटी v इधर, वेलोसिटी v इधर, हर जगह पर इनकी वेलोसिटी v है। ये रेडियस हो गई, ये सेंट्रल हो गया। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी हर जगह पर सेम रहेगी, यानी v1 की वैल्यू v2 के सेम रहेगी, v1 की वैल्यू v2 के इक्वल है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह पर सेम है, तो v1 की वैल्यू v2 के इक्वल है, तो डेल्टा v कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। डेल्टा v 0 आएगा तो at कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो at की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लेकिन कभी ये नहीं करना ac 0, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो गया, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो गया तो पार्टिकल मोशन ही नहीं करेगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही नहीं करेगा। फिर पार्टिकल कोई लीनियर मोशन कर सकता है, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। सर्कुलर मोशन कब करेगा, जब ac की वैल्यू 0 नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म करे या नॉन यूनिफॉर्म करे। तो ध्यान रखना यूनिफॉर्म में तो ये 0 हो गया। अब यहां से हम नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन आपको पता है दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, तो नेट एक्सेलरेशन में ए की जो नेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इधर लिख देंगे at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। at 0 हो गए हमारे पास, तो केवल ac स्क्वायर बचा और बाहर आ गया ac। तो इसकी जो नेट वैल्यू आ गई हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल आ गई, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और at की वैल्यू 0 हो गई। अब अगर यही चर्चा हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में करते हैं, किस में करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में करते हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि टेंजेंट एक्सेलरेशन फिर 0 नहीं होगा। फॉर
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन मोशन मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल यहाँ पर है, इधर गया v1 वेलोसिटी से, इधर गया v2 से, इधर आया v3 से, इधर आया v4 से, धड़ाधड़ जा ही रहा है। ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ, ये ध्यान रखना। टेंजेंट एक्सेलरेशन AT इधर की तरफ। अब जब हम नॉन यूनि, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये तो हमने सीख लिया यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट देखते हैं। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए स्पीड हर जगह पर अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा हर जगह पर अलग अलग होगा, इसलिए हम ये कहेंगे कि v1 की वैल्यू v2 के इक्वल नहीं है और AT इस बार जीरो नहीं है, ध्यान रखना है। तो टेंजेंट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, टेंजेंट एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं AT इक्वल टू dv डिवाइड बाई dt, ऐसा लिख सकते हैं, dv डिवाइड बाई dt। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर डिवाइड बाई r, ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो गए, दोनों परपेंडिकुलर हैं, AT एंड AC, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक की डायरेक्शन है टेंजेंट के लॉन्ग, एक की डायरेक्शन है रेडियस के लॉन्ग, ये ध्यान रखना। और रेडियस टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें से रिजल्टेंट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये डायरेक्शन हो गई AT की, ये डायरेक्शन हो गई AC की। इनकी रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इनकी जब रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया A, नेट वैल्यू आ गई। फिर इनका एंगल देखेंगे, कितना एंगल आ रहा है, इस एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल है, इसके साथ एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, नेट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं इसलिए हम लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। वैल्यू लिख दें या ना लिखें, कितनी है भैया, v स्क्वायर डिवाइड बाई r का स्क्वायर प्लस dv डिवाइड बाई dt स्क्वायर, स्क्वायर रूट में। ये हो गई हमारे पास टेंजेंट या नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, टेंजेंट और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में। फिर इसके बाद हमने इस एंगल को अगर कैलकुलेट किया तो tan थीटा इक्वल टू एंगल के सामने वाली साइड ये, इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, ये वाली वैल्यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC डिवाइड बाई AT, ये वाली वैल्यू हो गई। इनकी वैल्यू पुटअप कर दे और थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले तो हमें एंगल की वैल्यू मिल जाएगी AC डिवाइड बाई AT, ये एंगल आ गया। तो ये अब तक की एप्लीकेशंस हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर नेट फोर्स पढ़ लेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो एक्सेलरेशन के साथ साथ उस पर फोर्स भी होता है। जब कभी फोर्स को लिखते हैं तो एक्सेलरेशन के साथ मास का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो फोर्स मिल जाता है हमें। ये पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर इधर की तरफ, इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स है Fc, ये वेलोसिटी v। पार्टिकल इधर आया, फोर्स इधर हो गया, पार्टिकल इधर आया, फोर्स इधर हो गया, पार्टिकल इधर गया, फोर्स इधर हो गया। तो तुम बार बार देख रहे हो तो वेलोसिटी तो ये है, ये वेलोसिटी है, फोर्स इधर है, फोर्स इधर है, किधर है, सेंटर की तरफ है। तो हर एक जगह पर वेलोसिटी ये, फोर्स ये, फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होंगे,
ये वेलोसिटी और ये फोर्स, ये वेलोसिटी और ये फोर्स। तो बार बार तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब कभी भी हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, एक्सेलरेशन में मास का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो फोर्स मिल जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी Fc इक्वल टू m मल्टीप्लाई AC। Fc इक्वल टू m, इसकी वैल्यू v स्क्वायर डिवाइड बाई r यानी mv स्क्वायर बाई r, ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम v की वैल्यू पुटअप कर दें तो Fc इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, Fc इक्वल टू m r ओमेगा की जगह 2 पाई f यानी 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, इस तरह से। और अगर हम टाइम पीरियड का यूज कर लें तो m r 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई t स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद टेंजेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेंजेंट फोर्स के लिए Ft इक्वल टू मास मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन टाइम्स मास ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, ये ध्यान रखना। टेंजेंट फोर्स और इसकी वैल्यू है dv ओवर dt। फिर से इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, और एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जरा, अगर रिजल्टेंट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट, तो एक एक्सेलरेशन तो इधर की तरफ है, इनके सेंटर की तरफ है, ये है Fc। एक इधर की तरफ है, कौन है? Ft, यानी टेंजेंट फोर्स। अब इनकी रिजल्टेंट वैल्यू बतानी है, तो रिजल्टेंट वैल्यू के लिए हमने ये देख लिया F वेक्टर F, ये एंगल थीटा। तो F मीन रिजल्टेंट वैल्यू स्क्वायर रूट Fc स्क्वायर प्लस Ft स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दें और हमारे पास एक फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का, टेंजेंट फोर्स का। ये ध्यान रखना। कितना एंगल बन रहा है, इस एंगल को भी हम उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने एक्सेलरेशन का एंगल कैलकुलेट किया था। ये वाली वैल्यू मीन Fc की डिवाइड बाई Ft की, और इसे लिख देते हैं हम लोग m AC, m और AT कट जाएगा, वही आ जाएगा AC डिवाइड बाई AT। ये वाली वैल्यू बन गई। तो ये हमने इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन को पढ़ा। आप इसे लिखें जरा। चलिए इसमें कुछ और आगे हम पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसको पढ़ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो जरा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इनको पढ़ लेते हैं। देखो जरा, अब हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये भी मोशन का ही एक टाइप्स है। देखो जरा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, मोशन, मोशन भैया, मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अभी हमने पेंडुलम का एक एग्जाम्पल लिया और उस एग्जाम्पल में हमने कहा कि ये हमारे पास एक पेंडुलम की स्ट्रिंग है और ये पेंडुलम बॉब है। अगर पेंडुलम ये है और ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये हो गई इसकी स्ट्रिंग, ये हो गई पेंडुलम बॉब,
और ये इस तरह से मूव करता है, ये इस तरह से। तो ये जो इसका मोशन तुम्हें दिख रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन दिख रहा है। और अगर ये इस तरह से आ रहा है ऊपर नीचे इस तरह से, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। ये ध्यान रखना, जैसे किसी भी स्ट्रिंग से बांध कर किसी तुम पार्टिकल को इस तरह से तुम मूव कराओ, ये तो ये इसका मोशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन इस तरह से अगर तुम मूव कराओ, ऐसे मूव कराओ, ये मूव कराओ, ये, तो ये मोशन इसका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा। देखते हैं, तो ये इसका मोशन हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। जब ये एंगल आ रहा है थीटा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमने देखा ये जो टेंशन फोर्स है स्ट्रिंग में, इसके हम कंपोनेंट डिवाइड कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये एंगल थीटा हो गया, टी कोस थीटा हो गया, इधर टेंशन है, इधर हो गया टी साइन थीटा। इस पेंडुलम बॉब का जो मास होगा m, उसकी वजह से वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसकी अगर हम एक FBD तैयार करें तो FBD इधर बन जाएगी, ये एक इधर फोर्स है, कौन सा भैया, mg है ना, एक इधर फोर्स है, कौन सा, t साइन थीटा, एक ऊपर फोर्स है, कौन सा, t cos थीटा, इधर कौन सा था, टेंशन, ये एंगल थीटा। क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इसलिए इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, लेकिन एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर से जस्ट आउटसाइड होती है, और ये बार की तरफ हो गए कितना, mv² डिवाइड बाई इस सर्कुलर पाथ की रेडियस अगर हम r लेते हैं तो r हो गई, ये ठीक बार की तरफ जस्ट आउटसाइड हो गया। तो ये इसकी FBD बन गई। और इस FBD में हम फोर्स को इक्वल कर सकते हैं, यानी t cos थीटा इक्वल टू mg, फिर इसके बाद t साइन थीटा इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r, या t साइन थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे पास फार्मूले बन के तैयार हो गए। अब यहाँ से जिस वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, उस तरह का हम फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह का हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ से ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब एक अगला टॉपिक वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक ये लड़का है। इस लड़के से कहेंगे कि भैया तुम एक धागा ले लो, कोई स्ट्रिंग ले लो और वहाँ से किसी पार्टिकल को बांधो, और ये पार्टिकल इस तरह से मूव कराएगा। इस पार्टिकल को ये इस तरह से मूव कराएगा। जब ये मूव कराएगा तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इस तरह से वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड, इस तरह से ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। तो जब वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर जब ये मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी हर जगह पर अलग अलग होगी। डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड भी चेंज हो रही है। हर जगह पर काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, हर जगह पर पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है, हर जगह पर इस पर टेंशन अलग अलग है। टेंशन तुम्हारी नहीं है, ये टेंशन इसकी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे टेंशन को, वेलोसिटी को, काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, देखते हैं। उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको तुम समझ लो तो सारी समस्याएं, सभी तरह की प्रॉब्लम तुम्हारी दूर हो जाएंगी। देखो जरा, ये इस तरह से जा रहा है, हमने ये एक
सर्कल बना लिया, वर्टिकल सर्कल है ये इसका सेंट्रल हो गया। ये यहाँ पर है, जब ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी जब अपनी मीन पोजीशन पर है, जब कोई मूव नहीं कर रहा है, तो हमने देखा इसका जो वेट है ये वर्टिकल डाउनवर्ड है और टेंशन सेंट्रल की तरफ है। टेंशन हमेशा उसी पॉइंट पर होगा जहां से स्ट्रिंग बंधी हुई है, उसी डायरेक्शन में, उसी के अलोंग टेंशन की डायरेक्शन होगी, ध्यान रखना। पार्टिकल यहाँ पर आए, चाहे यहाँ पर आए, चाहे यहाँ पर आए, चाहे यहाँ पर आए, कहीं पर आए, सेंटर की डायरेक्शन अलोंग सेंटर, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर के अलोंग होगी। तो इस तरह से ये, और फिर इसके बाद कुछ देर के बाद जब ये यहाँ पर आ जाता है मूव करते हुए, यही पार्टिकल इधर की तरफ जब मूव करते हुए आ जाता है, थीटा एंगल से इधर जब मूव करता है, तब भी इसका जो वेट है ये वर्टिकल डाउनवर्ड ही रहेगा। वेट की डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, ना टेंशन की डायरेक्शन चेंज होगी। टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ और वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड, ये ध्यान रखना। अब टेंशन अभी भी इसी तरफ है, टेंशन अभी भी सेंटर की तरफ है, लेकिन अब इस वेट के हम कंपोनेंट डिवाइड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एंगल, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसके रेस्पेक्ट में। तो एक कंपोनेंट ये एंगल थीटा, तो ये वाला थीटा इधर आ गया mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ गया mg sin थीटा। तो इस पॉइंट पर हमने इस वेट के दो कंपोनेंट कर लिए, एक तो mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। अब हम ये देखेंगे कि टेंशन किसको किसको बैलेंस कर रहा है। टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग T इक्वल टू, एक तो mg cos थीटा तो है ही है, प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स T इक्वल टू mg cos थीटा mv स्क्वायर डिवाइड बाई r इस सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई, या इस स्ट्रिंग की लेंथ हम कह सकते हैं, इस स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी, mv स्क्वायर बाई r। तो ये टेंशन हो गई। तो टेंशन जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पर हमें दो बातें मालूम होनी चाहिए। क्या? उस पॉइंट पर एंगल कितना है, कहाँ से? उसकी मीन पोजीशन से। फ्रॉम मीन पोजीशन से उस पॉइंट का एंगल कितना है वो एंगल मिल जाए, और उस पॉइंट पर हमें अगर वेलोसिटी मिल जाए तो हम टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल निकालना भी सिखा दूंगा, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से। वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से। देखते हैं, टेंशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, टेंशन और वेलोसिटी। देखो जरा, ये हमारे पास कोई सर्कल हो गया, वर्टिकल सर्कुलर पाथ हो गया। पार्टिकल ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। कोई दूसरे पॉइंट बना सकते हो। अब ध्यान रखना कि हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम रहेगी। इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी, इस पॉइंट पर जितनी टोटल एनर्जी है, यहाँ पर टोटल एनर्जी हर जगह पर सेम रहेगी। अब जैसे तुम्हें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, सपोज दैट वेलोसिटी एट पॉइंट बी कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर जितनी वेलोसिटी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जितनी है, और पोटेंशियल एनर्जी उसका इक्वल, उसका प्लस का इक्वल कर देंगे इसके। देखेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट पर जितनी एनर्जी है, सी पर, डी पर, या दूसरी जगह कोई भी पॉइंट लो, हर जगह पर टोटल एनर्जी सेम रहेगी। जैसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी पीई ए पॉइंट पर,
और किसी दूसरे पॉइंट से हमें कंपेयर करना है बी पॉइंट पर। तो देखो जरा भाई, ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट, ये कितना हो गया, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर जीरो हो गया क्योंकि ग्राउंड का पॉइंट है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, h, और रेडियस के इक्वल है तो एम जी आर लिख सकते हैं, इसे एम जी आर ऐसा लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी आर, एम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, तो वी ए स्क्वायर हाफ वी ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वायर प्लस एम तो कैंसिल आउट हो गया, जी आर यानी आर जी हो गया। अब यहाँ से वी ए इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी बी स्क्वायर प्लस 2 जी आर स्क्वायर रूट में, ये आ गया। और इसकी वैल्यू अगर हमें मालूम है तो पुटअप कर देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। एंगल के लिए देख लेते हैं हम लोग एक कंसेप्ट एंगल का। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये एम जी है, अगर ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया तो एम जी तो नीचे की तरफ है, एम जी कॉस इधर है और ये एम जी साइन इधर है। हमने टेंशन देखा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर देखा। जितना भी एंगल आ रहा है 30 डिग्री 45 डिग्री या 90 डिग्री जितना भी आ रहा है उस एंगल को हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए तो एंगल 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर आया तो 180 डिग्री हो गया। तो हम ये देखेंगे हम किस पॉइंट पर, सर्कल के किस पॉइंट पर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस पॉइंट पर हमें एंगल मिल जाएगा और एंगल को पुटअप करके हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रही आज की एप्लीकेशंस।